हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर 6 न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन पौधे और मानव में पोषण के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लोरोफिल, H2O तथा CO2, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है कि स्वपोषी पोषक हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिलित जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में कवक में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, कोई भी पौधे परजीवी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है, तो इसमें हो जाएगा मिलितजीवी पोषण और परजीवी पोषण दोनों शामिल है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो ये हो जाएगा जोक। परजीवी में ई भी जो है कि बाह्य परजीवी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और 6 H2O मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला कथन है, प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन तीनों सही है, इसमें नहीं है, तो इसमें जो है कि तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 से 2%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसे कथन सही है, उत्तर कूट की सहायता से दीजिए, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है, तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ये असत्य है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, ये गलत हो जाएगा। ये जल के विघटन से होता है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ये सही है। ये प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ये भी सही है, तो इसमें गलत था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लगभग 1%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शैवालों के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राना में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा में। प्रकाशीय प्रतिक्रिया ग्राना में और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया ये जो है कि स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2 उपलब्ध रहे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में O2 की ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से जो है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषक पोषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बनिक द्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन, अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्ध्य द्वितीय स्थान पर रहता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, पीली और हरी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कथन 1 है, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। तो ये सही हो जाएगा, ये सही है। कारक है आर, हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये भी सही है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पत्ता, इसको पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है 30 डिग्री सी से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो ये सही है। अगला कथन है तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यस्य वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये सभी जो है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेल्विन तथा केल्विन ने। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकारक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल्विन केल्विन, ये जो है कि 1961 में जो है कि जीता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और ग्लूकोज जो है कि अंतिम यौगिक है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, तो बाहर क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल के उत्तेजन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल दिन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है। देख लेते हैं। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम प्रकाश है। तो कृत्रिम प्रकाश क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होती है, क्यों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अम्लीय। अगला प्रश्न है, पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिटिड ग्रंथि। एक बार फिर से देख लेते हैं। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में किस में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार में जो है कि टाइलिन एंजाइम मौजूद रहती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है, लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों जो है कि लार में उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो सही को खोजना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो पहला कथन है, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो ये सही है। अगला कथन है, सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन में उपस्थित समस्त मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मज्जा गुहा में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनाइन। अगला प्रश्न है, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतास्थि। इसको डेंटाइन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एनामेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है, दांतों का ऊपरी परत एनामेल होता है। तो ये सही है। अगला कथन है, एनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। ये भी सही है। अगला कथन है, एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। तो ये भी सही है। अगला कथन है, एनामेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। तो ये भी सही है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिलीफॉर्म। अगला प्रश्न है, जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीठा। अग्रभाग से जो है कि मीठा स्वाद का पता चलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी। अगला प्रश्न है, कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन श्वास नली में फंस जाता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अमाशय में जो है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमाशय स्टोमेक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है अमाशय। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है, तो किस में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जठर रस में। अगला प्रश्न है, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस अमाशय के जठर ग्रंथि में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक म्यूकस अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किसको बदलता है, किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदर में अमाशय से। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्श्व। अगला प्रश्न है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो ये हो जाएगा नीगल द्वार, इसको इंग्लिश में गुलेट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुओं में दुग्ध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक रेनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस स्राव होता है, तो ये सही है। अगला है, अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है, तो ये सही है। अगला है, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है, तो ये भी सही है। अगला है, अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लई के तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं, तो ये चाइल नहीं, इसमें चाइम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, CHYM चाइम हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अमाशय खुलता है, तो अमाशय कहाँ खुलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी में। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। अगला प्रश्न है, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो देख लेते हैं। पहला है, भोजन को अम्लीय बनाता है, तो ये सही है। अगला है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, तो ये भी सही है। अगला है, एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है, जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है। अगला है, जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, तो ये भी सही है। अगला है, जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, जठर के खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत जो है कि 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल पीत वाहिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्त। और कौन कौन मौजूद रहता है देख लेते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन, ये सभी जो है कि जठर रस में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वासनली में जाने से रोकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिग्लोटिस। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अमाशय के भीतरी दीवारें पर किस प्रकार की कोशिकाएं का स्तर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। अगला प्रश्न है, दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत प्लाक। अगला प्रश्न है, अमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, अम्लीय स्राव। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, जीवद्रव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होती है, तो ये सही है। अगला है, भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, तो ये भी सही है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, यकृत तथा अमाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, जेजुनम किसका अंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलन। और कौन कौन सा छोटी आंत का भाग है देख लेते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ये सभी जो है कि छोटी आंत का भाग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत, जिसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला है, यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है, तो ये सही है। अगला है, पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ छोटी हो जाएगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पीतरस, अग्नाशय रस और सक्कस एंटेरिकस के द्वारा जो है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। इसका जो है कि कितना होता है, 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। तो देख लेते हैं कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये सभी जो है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, गिल्सन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय में। एक बार फिर से देख लेते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, लोहा पाया जाता है, तो लोहा किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी में। यकृत में, मछली में, मांस में जो है कि लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतरस द्वारा। पीतरस का प्रमुख कार्य है, तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, भोजन की अम्लता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, ये सही है। अगला ऑप्शन है, वसा का पाइसीकरण करना, ये भी सही है। अगला है, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पीतरस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर रस। तो क्षारीय किसकी होती है, देख लेते हैं। पीतरस, अग्नाशयी रस और आंतरस की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज, ये सभी जो है कि अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन 1, कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये सही है। कथन कारण आ रहा है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, यकृत का कार्य है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थों में रूपांतरित करना, वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, ये सभी यकृत का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं कथन। पहला कथन है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। अगला है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। उपयुक्त विशिष्ट गुण है, यह किसका है? तो यह जगह ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा इलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को खोजना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है, तो ये सही है। अगला है, अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं को रक्त में मिल जाते हैं, तो ये सही है। अगला है, अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह है, तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के उपरांत, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, तो ये सही है। अगला है, वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। अगला है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है, तो ये सही है। अगला है, बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है, तो ये भी सही है। अगला है, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर गलत है। अगला प्रश्न है, सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निमोचन होता है, तो ये सही है। अगला है, छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, तो ये भी सही है। अगला है ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये जो है कि सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा जल। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोलन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिसिस्टोकाइनिन। एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिसिस्टोकाइनिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका चाइल। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं, तो उसको चाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, स्टीएप्सिन एंजाइम पाइसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, तो ये सही है। अगला है, एमिलोप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है, तो ये भी सही है। अगला है ऑप्शन नंबर सी, स्टीएप्सिन तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहते हैं, तो ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य और अजीर्ण आहार में जल के अधिक का अवशोषण करना, ये जो है कि यकृत का कार्य नहीं है। तो यकृत का कार्य कौन कौन सा है देख लेते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यूरिया का उत्पादन करना और मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश करना, ये सभी यकृत का कार्य है। अगला प्रश्न है, मानव के समान अमीबा में भी प्राणिसम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका मुख। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन रसदानी में। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका मुख। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, अंगों का कौन सी क्रिया सही रूप से मेल खाती है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पित्ताशय का काम है क्या है, पित्त संग्रहण करना। लीवर का कार्य है पित्त उत्पत्ति। पाचक ग्रंथि, इसका कार्य है इंसुलिन उत्पत्ति। अब पित्त वाहिका का कार्य है पित्त परिवहन। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए।